अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है। अब वो चाहे फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो। सबसे पहले तो फॉरेक्स और क्रिप्टो ये दोनों डिफरेंट मार्केट है। दोनों का पैटर्न जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। मतलब फॉरेक्स मार्केट काफ़ी अलग तरह से बिहेव करती है और क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफ़ी अलग तरह तरह से बिहेव करती है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम कल की बात ही ले लें तो कल आप ये देख सकते हैं वन डे टाइम फ्रेम के अंदर ये कितनी बड़ी कैंडल्स ने जनरेट की है। ठीक है ना। अब इस जो इतनी बड़ी इसने कैंडल जनरेट की है, ठीक है ना, वन डे टाइम फ्रेम के अंदर, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके वजूहात बता देता हूँ कि ये जनरेट इसने क्यों की। मतलब मार्केट यहाँ से डंप कैसे हुआ। मार्केट यहाँ से डंप इसलिए हुआ कि एसईसी के जो चेयरमैन है, जो चीफ है, उन्होंने क्रैकन जो है एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, तो उसकी जो स्टेकिंग थी वो बैन कर दी है। ठीक है। अब स्टेकिंग बैन का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको इस तरीके से मिसाल देता हूँ कि बैंक है। ठीक है। हम बैंक के अंदर जो है वो पैसे रखवाते हैं, तो बैंक मंथली बेसिस पर जो हमें इंटरेस्ट दे रहा होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर अगर हम 1 लाख रुपए रखवाते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी हमारा इंटरेस्ट बन रहा होता है तो वो हमें देता है। ठीक है। इसी तरीके से ये जो क्रिप्टो की एक्सचेंज होती है, क्रैकन हो गई, क्यूकॉन हो गई, या और जो एक्सचेंज है बायबिट, बिटगेट, इस तरह की जो एक्सचेंजेस हो गई, ये स्टेकिंग करवाते हैं अपने कस्टमर्स से। ठीक है। और उसके बिहाफ पर, मतलब जितने बिटकॉइन या जितने इथेरियम आप स्टेक करते हैं, तो उसके बिहाफ पर वो मंथली आपको एपीआई या वीकली आपको एपीआई जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एपीआई का मतलब होता है उसमें परसेंटेज होती है, 8% भी, 9% भी, 10% भी। तो यूएस के अंदर क्या हुआ, जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया कि कॉइन्स और ऑल्ट कॉइन और कॉइन्स अपने खरीद कर, बिटकॉइन इथेरियम खरीद कर वो स्टेकिंग पे डालना शुरू कर दिए। ठीक है ना। और उसके बाद उसको एज अ रिटायरमेंट प्लान प्लान जो है वो, मतलब माइंड में अपने कर लिया कि यार ये हमारे रिटायरमेंट के लिए आगे काम आएगा। ठीक है ना। इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, सोचने लगे यूएस बेस्ड जो लोग हैं। ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने नोट करी, उसके बाद जो है वो इन्होंने स्टेकिंग के ऊपर इसलिए बैन करवाया। ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट हो सकता है, अभी तो फिलहाल क्रैकन पे किया है और 30 मिलियन यानी कि तकरीबन $3 करोड़ का जो है वो उनके ऊपर फाइन लगाया है और उनकी स्टेकिंग को बैन किया। लेकिन इन फ्यूचर के अंदर हो सकता है, पॉसिबल, बिल्कुल एग्जैक्टली पॉसिबल है कि बाइनेंस पर भी जो है वो स्टेकिंग के लिए बैन करवा दे। ठीक है ना। बहरहाल ये है कि ये तो रिस्क ऑन एसेट मार्केट है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग। लेकिन फिर भी आप ये है कि इस चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा चॉपी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आप ये देखें वन डे के टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, इतनी बड़ी इसने रेड कैंडल बनाई है। फॉर एग्जांपल चले हम 4 आवर के टाइम पे भी देख लेते हैं। ठीक है ना। 4 आवर के टाइम के अंदर जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि आज भी काफ़ी 4 आवर के अंदर काफ़ी मार्केट जो है वो, उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है ना। और अब भी जो है वो थोड़ा सा माइनर माइनर सपोर्ट से इसने बाउंस बैक किया है। ये इसका सपोर्ट जो था, इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट अगर आप देखें तो इसका प्रीवियस जो है वो रेजिस्टेंस था। प्रीवियस रेजिस्टेंस जो इसका था वो 21,400 तकरीबन 65 पे था। आई गेस मैंने कहाँ से मार्क किया इसको। हाँ, 21,000 21,453 पर इसका जो है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जिसने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये इतना ऊपर तक गया था। ठीक है। 24,200 तक मेरे ख्याल से गया था। ठीक है ना, इसको ब्रेकआउट करने के लिए। तो उसके बाद जब ये, उसके बाद यहाँ पर 24 के बाद इसने 24 से इसने रिजेक्ट किया। ठीक है ना। उसके बाद एक शॉर्ट टर्म इसको एक पुल अप मिला। उसके बाद ये इसने फिर उसके बाद जो है वो 23,400 से रिजेक्शन ली। उसके बाद इसने जो है वो 23,400 से रिजेक्शन लेने के बाद ये लास्ट इसका जो सबसे डाउन गया था वो 21,500 पर गया। ठीक है ना। उसके बाद उसने यहीं से 21,500 से जो है वो पुल बैक किया, क्योंकि 21,500 भी एक माइनर सपोर्ट पर जो है वो काम कर रहा है। 21,500, ठीक है ना, ये भी एक माइनर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना। तो मार्केट साइकोलॉजी कभी भी अगर आप देखें ना, तो इस तरीके से काम नहीं करती कि अगर कोई न्यूज़ आने के बाद अगर मार्केट नीचे चली गई है तो इसके बाद इस एरिया से और नीचे जाएगी। ठीक है। ये हमें मेक श्योर करना है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ आई, ठीक है, मार्केट यहाँ पर थी, एक न्यूज़ आई, मार्केट यहाँ से धड़म करके नीचे गई। ठीक है ना। अब हम हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे चली गई न्यूज़ आने के बाद, तो उसके बाद पॉसिबल ये है कि मार्केट वापस यहाँ से इस एरिया से
इस एरिया से, अपने सपोर्ट के एरिया से बाउंस बैक करे। 110% श्योर है ये। आप कभी भी देख लें कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है किसी न्यूज के बाद, अनफॉर्चुनेटली अगर ये एक जो है वो डंप आता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट फिर नीचे नहीं जाएगी, फिर वो करेक्शन लेने के लिए हमेशा अपने किसी क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस तक जो है वो जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। इससे अच्छा हो सका तो मार्केट इसके हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस तक जा सकती है, जो कि इसका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन रहा है 22,521 रुपए, ठीक है। ठीक है ना, क्लोजेस्ट इसका सबसे है कि 14 ईएमए जो बन रहा है 22,100, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाती है, इसको भी जो है ब्रेकआउट करती है, 14 ईएमए को भी ब्रेक करती है, तो पॉसिबली है कि इसके हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पर जाए और 22,500 को टच करे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप ये देख लें कि इसको जो रेजिस्टेंस दे रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, वो दे रहा है 14 ईएमए, ठीक है। 14 ईएमए इसको रेजिस्टेंस दे रहा है, और इसको जो सपोर्ट दे रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, वो इसको दे रहा है 21,500। रेजिस्टेंस इसको दे रहा है 21,780, और सपोर्ट इसको दे रहा है 21,520 पे, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है ना। और 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इसको ये दे रहा है रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट दे रहा है, सॉरी, ठीक है। सो अगर हम इसके बाद हम बात करते हैं इथीरियम की, ठीक है। इथीरियम में भी जो है वो काफी जो है वो 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर देखा जाए तो काफी जो है वो डंप आया है, सेलिंग प्रेशर काफी आया है, ठीक है। इसने रेजिस्टेंस जो लिया है, प्रॉपर रिजेक्शन जो की है इसने 1660 से की है। 1660 से इसने जो है वो रिजेक्ट किया है, ठीक है ना। ये वही एसईसी की न्यूज के बाद, ठीक है। और अभी इसका 200 और 100 ईएम है, 200 और इसका 21 ईएम है। 200 ईएम इसका सपोर्ट काम कर रहा है, 14 ईएम इसका रेजिस्टेंस काम कर रहा है 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। 4 आवर के अंदर हम चेक कर लेते हैं, 4 आवर के अंदर क्या बता रहा है ये। 4 आवर के अंदर इसको रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो इसको दे रहा है वो ईएमए 200 दे रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और सपोर्ट इसने लिया है ऑलमोस्ट, सपोर्ट इसने लिया है, हम इसको सपोर्ट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, वो है 1506 से। 1506 से 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको सपोर्ट ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसने लास्ट बार भी जो है वो यहाँ से पुल बैक किया था, उसके बाद एक शॉर्ट रैली बनाई थी, कहाँ तक के लिए, ऑलमोस्ट 1680 तक के लिए इसने शॉर्ट टर्म रैली बनाई थी। और इसने जो बाउंस बैक किया था वो यहीं से किया था, तो माइट पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग कंफर्म्ड, बट माइट पॉसिबल कि यहाँ से 1506 से एक करेक्शन पुल बैक ले ले, ठीक है। पुल बैक लेने के बाद ये ईएमए 200 को टेस्ट करे, ईएमए 200 को टेस्ट करने के बाद ईएमए 14 को टेस्ट करे, ये भी पॉसिबल है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल सिनेरियोज इसके मुझे अभी तक नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसको 1 आवर पर देख लेते हैं। देखिए मार्केट के अंदर इस तरह की सिचुएशन कभी भी हो ना, कि मार्केट के अंदर एक डंप आ चुका है, तो मार्केट से फिर कुछ टाइम के लिए आप उसको ऑब्जर्व करें, बेशक उसको ऑब्जर्व करें, लेकिन उससे दूर रहें। मतलब हमेशा देखें, ये जब इस तरह के डंप्स आते हैं ना, तो मार्केट हमेशा ग्रीडी लोगों को बुलाती है, ठीक है। हमेशा ग्रीड जिसके अंदर भरी हुई होगी ना, तो वो इस डंप के अंदर जो है वो पैसे बनाने का सोच रहा होगा, ठीक है ना। तो मार्केट ऐसे लोगों को हंट करती है कि यार ग्रीड किसको है, और ग्रीडी लोग वही होते हैं कि जो डंप के बाद एंट्री ले, ठीक है ना। ग्रीडी लोग वही होंगे कि जो डंप के बाद एंट्री लेंगे, जो सेंसिबल लोग होंगे, जो एनालिसिस करने के बाद सारी चीजें जज करने के बाद एक ट्रेड को लेंगे, ट्रेड लेने से पहले भी 10 बार सोचेंगे, ठीक है ना। ट्रेड लेने से पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया था, वो इस तरीके का सिनेरियो बनाएंगे आपकी तरफ। एक मिनट, ये देखें आप, इस तरीके का ये एक ट्रेड लेने से पहले, ये देखिए मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहले हमें ओपन ट्रेडिंग व्यू चेक, बीटीसी चेक, एसएनपी 500 चेक, डीएसवाई चेक, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप चेक, फाइनेंशियल एंड कॉइन न्यूज, रिस्क मैनेजमेंट बिफोर एनी ट्रेड। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये काफी जो इंपॉर्टेंट है, कि रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जब तक आपको इस मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझ में आएगी, तो आप
कोई भी ट्रेड ले लें, बेशक आप कोई भी ट्रेड ले लें, उसमें आपका लॉस 110% मैं लिख के दे सकता हूँ। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप कुछ नहीं कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको एक न्यूली वीडियो बनाकर आपको उसको प्रॉपर डिटेल के अंदर उसके एनालिसिस करके बताऊंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट आपको मैं शॉर्ट टर्म बता देता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये है, आपने सबसे पहले आपने बीटीसी हो या इथेरियम जिस पे भी आप ट्रेड लेना चाह रहे हो उस पे आपने ट्रेड ली, ठीक है? उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका एंट्री पॉइंट आप कहाँ से ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट से ले रहे हैं कि रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपने अपना टारगेट क्या सेट किया हुआ है और आपने अपना स्टॉप लॉस क्या सेट किया हुआ है, ठीक है? मतलब अगर फायदा हो तो आपको कितने तक हो और नुकसान हो तो आप कितने तक नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपका जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपका पॉकेट साइज क्या है, ठीक है ना? आपका पोर्टफोलियो कितना है, $1000 है या $100 है या $10 है, आई डोंट इवन नो। बट फॉर एग्जांपल अगर आपका $100 का भी पोर्टफोलियो है तो उसमें से सिर्फ आपने 10% अपना फ्यूचर्स के अंदर यूज करना है, बाकी का 90% आपने यूज नहीं करना है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि मार्केट हमेशा ग्रीडी लोगों को हंट करती है। आप बेशक आप इसको देख लें, पढ़ लें, सीख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमेशा जब भी आपके दिमाग के अंदर ग्रीड आएगा तो ऑब्वियसली मार्केट आपको हंट करके आपको लॉस देगी। लेकिन जब आप सेंसिबल तरीके से सोच समझ के अपना टारगेट सेट करेंगे, अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे तो मार्केट आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगी, ठीक है? सो एक ये भी है मार्केट साइकोलॉजी को अगर हम देखा जाए तो एक ये चीज भी है, ठीक है ना? और कभी भी जिंदगी के अंदर विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, और खास करके इस तरह के सिनेरियोज में जहां पर आपके पास लगातार मतलब आपको पता हो आपके सराउंडिंग में आप ट्विटर फॉलो करते हैं, फेसबुक फॉलो करते हैं, फेसबुक में जिसको भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना? तो उसमें आपको एक एक वाइब आ रही होगी यार, अब नेगेटिव न्यूज चलना शुरू हो चुकी है। मतलब देखिए ना, मार्केट कहाँ पर थी हमारी बिटकॉइन की, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर हम ये 4 आवर के टाइम में या डे के टाइम फ्रेम में ले लेते हैं, इसने काफ़ी जनवरी के अंदर काफ़ी इसने अच्छा जो है वो एक मोमेंटम बनाया है। यहाँ से देखें 17,000 से 18,000 से तकरीबन इसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना के मार्केट 24,000 तक चली गई, ठीक है ना? मार्केट इतना चली गई। देखिए मैंने यहाँ पर फिर भी एक बुलिश मोमेंटम कंफर्मेशन मैंने, ये मेरे अपनी एनालिसिस है, ठीक है ना? इस जरूरी नहीं कि अगर 25,000 से क्रॉस हो जाए तो आप लोग सारे लॉन्ग खोलना शुरू कर दें। इस तरीके से आपने नहीं करना है, आपने अपना एनालिसिस करना है। मैं अपना एनालिसिस जो मेरी अंडरग्राउंड एनालिसिस होता है वो मैं करके अपने हिसाब से चल रहा होता हूँ। मुझे आपको मेरा पोर्टफोलियो नहीं पता, मुझे आपका पोर्टफोलियो नहीं पता, ठीक है ना? तो आपने ये चीज को मेक श्योर करना है, ठीक है? अब मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एनालिसिस करके यहाँ पर बताया कि अगर 25,000 से, ये देखिए आप, अगर 25,000 रुपए से मार्केट 25,000 को मार्केट ब्रेक करती है और ऊपर चली जाती है तो मैं इसको बुलिश मोमेंटम कंफर्म कर दूंगा यहाँ से। लेकिन मुझे पता है कि 25,000 को ये नहीं क्रॉस करेगा फिलहाल के लिए, ठीक है ना? जब तक ये अपना एक कोई परमानेंट लो ना बना ले, जब तक मार्केट अपना कोई परमानेंट लो ना बना ले, ये 25,000 को टच नहीं कर पाएगा, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है? बट ये रिस्क ऑन एसेट मार्केट है, मैं एक बार फिर कहूंगा, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, ठीक है ना? सो आप काइंडली अपना एनालिसिस करके, अपनी रिसर्च करके उसके बाद किसी भी ट्रेड को ओपन या क्लोज करिएगा, ठीक है? सो आज का हम स्टेटस यहीं पे जो है वो खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्रिप्टो फ्यूचर के नाम से, ठीक है? और लाइक कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।